ठीक, चलो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। कल हमने क्या देखा था, तो पुष्पीय पादपों की आकारिकी देख रहे थे। इस पुष्पीय पादपों की आकारिकी का मतलब क्या था कि कहीं ना कहीं हम पुष्पीय पादप को बाहर से क्या करने वाले थे, अध्ययन करने वाले थे। इसमें सबसे पहला हमने पढ़ना क्या शुरू किया था, जड़ यानी कि मूल। ठीक, अब मूल में बात किया था कि भाई मुख्यतः कहीं ना कहीं पादप जो होता है ये दो भाग में होता है। एक होता है जो जमीन से ऊपर होता है और दूसरा जमीन से नीचे। जमीन से निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, मूल तंत्र, और जमीन से ऊपर वाले भाग को प्ररोह तंत्र। ठीक, अब फिर बात किया कि ये दोनों के दोनों बनते कैसे हैं, तो देखा था कुछ समय के लिए हमने एक बीज को देखा था। ठीक है, तो जो बीज होता है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब ये बीज पत्र क्या होते हैं, तो बीज पत्र का मतलब होता है भ्रूण के लिए उपस्थित पोषणीय पदार्थ या संचित पदार्थ, कि जब आगे चल के उस बीज के अंदर जो उपस्थित भ्रूण है जब वो अपने आप को विकसित करेगा तो उस समय जो भोजन चाहिए वो भोजन कहां से मिलता है, उस बीज पत्र से मिलता है। अगर बीज पत्र की संख्या 1 है तो वो बीज क्या कहलाएगा, एक बीजपत्री। यदि बीज पत्र की संख्या 2 है तो क्या कहलाएगा, द्विबीजपत्री। बच्ची समझ में आ रही है बात, कंफ्यूजन नहीं है ना, आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है। चलो आगे देखो, तो ये बीज देखा, फिर बीज में देखा कि जो भ्रूण होता है इस भ्रूण में मिलती है दो चीजें, प्रांकुर और मूलांकुर। अब ये मूलांकुर और प्रांकुर जो होते हैं, जैसे ही इस बीज में मिलता है पानी, यानी कि जैसे ही इस बीज में डाल देते हैं हम पानी, इसका आवरण क्या हो जाता है, फट जाता है। फटने के बाद इसमें उपस्थित प्रांकुर और मूलांकुर, जैसे देखो ये रहा हमारा बीज। अब ऐसे कौन सा बीज है ये, द्विबीजपत्री। अब इसके अंदर क्या मिल रहा है, प्रांकुर और मूलांकुर। तो प्रांकुर मूलांकुर क्या है, कोशिकाओं का समूह है। यहां पर क्या मिल रही है, कोशिकाएं मिल रही हैं, यहां भी मिल रही है कोशिकाएं, चारों तरफ ये कोशिका कोशिका ही है। अब जैसे ही पानी दिया जाएगा तो पानी लेने के बाद यहाँ की कोशिकाएं क्या करना शुरू कर देंगे, विभाजन। अब विभाजन करते करते ही मूलांकुर क्या बनाने लगेगा, मूल बनाने लगेगा। प्रांकुर क्या बनाने लगेगा, प्ररोह बनाने लगा। और उस समय इन दोनों कार्य को करने के लिए जो भोजन चाहिए ये कहां से प्राप्त करेगा, इस बीज पत्र से प्राप्त करेगा। ठीक है, यानी कि आगे चल करके ये प्रांकुर प्ररोह तंत्र का निर्माण करेगा, अब मूलांकुर मूल तंत्र का निर्माण करेगा। ठीक है, फिर बात किया कि चलो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, मूल को पढ़ते हैं। तो मूल की बात की तो पहला बिंदु क्या पता चला हमें कि मूल का निर्माण जो होता है वो किससे होता है, मूलांकुर से होता है। ठीक है, अब ये मूलांकुर के हिसाब से हमने देखा कि जब मूल बन जाता है तो ये मूल कहीं ना कहीं कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला मूल कौन था आपका, मूसला मूल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट। याद है कि मूसला मूल में क्या हुआ था कि जैसे ही हमने बीज को डाला था मिट्टी के अंदर तो इसका मूलांकुर जो है कहीं ना कहीं प्राथमिक मूल का निर्माण किया, है ना, प्राथमिक मूल। अब प्राथमिक मूल का मतलब क्या है कि वह मूल जो सर्वप्रथम विकसित होता है एक बीज के मूलांकुर क्षेत्र से, उस मूल को क्या कहते हैं बच्चा, हम लोग प्राथमिक मूल। लिखवाना पड़ेगा क्या ऐसा बिंदु, खुद से सोचो जरा कि हमने जब बीज डाला उस बीज से जो सर्वप्रथम मूल निकला, ठीक है, उसको नाम दिया क्या हमने, प्राथमिक मूल। फिर इस प्राथमिक मूल से कहीं ना कहीं शाखित रूप में और कुछ मूल निकलते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं बच्चा, द्वितीयक मूल। फिर इन द्वितीयक मूल से भी और कुछ मूल निकलते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, तृतीयक मूल। आगे चल करके ये एक तरीके से जाल जैसी शाखित संरचना बन जाती है। यानी कि मैं अगर कहना चाहूं कि मूसला मूल कौन है, तो प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीय मूल, इन सब का क्या है, समूह है, इन सब का संयोजन है। कौन है, इन सब का समूह, संयोजन कौन, मूसला जड़ या मूसला मूल। इसका सीधा सा एग्जांपल क्या देखा था बच्चा, सरसों का पादप। एग्जांपल देखिए बहुत मस्त है, एग्जांपल याद रखा करिएगा। ये खत्म हुआ हमारा मूसला मूल। दूसरा क्या था आपका, झकड़ा या रेशेदार या तंतुमय। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, हाँ ये भी जब क्या देखा हमने, मूसला मूल। तो ये मूसला मूल किसे मिलता है, द्विबीजपत्री में मिलता है, ये भी याद रखना है आपको। अब कितने लोग ऐसे देखे उस सरसों को छीलने के बाद एक दाना मिलेगा उसमें कि 2 दाना मिलेगा। ठीक है, हालांकि एक दाने में 2 भाग मिलता है, ऐसा हमें कहना चाहिए ना, कि जब हम सरसों को देखते हैं तो सरसों को छीलेंगे ना तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, इसका मतलब कैसा है, सरसों द्विबीजपत्री। आई तो मूसला मूल किस में मिलता है, द्विबीजपत्री में मिलता है। इसका एग्जाम्पल कौन है, सरसों का पादप।
दूसरा आ जाइए, दूसरा कौन था आपका? रेशेदार वाला या झकड़ा जड़ है। इसमें क्या होता है कि मिट्टी में हमने क्या डाल दिया? बीज डाल दिया। ठीक यहां पर भी क्या निकलता है? प्राथमिक मूल बन गया, प्राथमिक मूल। अच्छा, इसमें देखो एक बात बताना भूल गया था, मुसला वाले में भी, कि ऊपर तना भी निकलता है ना, तो प्रांकुर भाग से क्या निकलता है? तना निकलता है। इसको कहते हैं हम लोग शाश्वत तना, शाश्वत तना, स्टिल्ट स्टेम, याद रखिएगा, ठीक है। अब शाश्वत तना कौन है? तो प्ररोतंत्र का वो हिस्सा जो सर्वप्रथम विकसित होता है, कौन से भाग से? प्रांकुर भाग से। उस संरचना को क्या कहते हैं? शाश्वत तना, ठीक है। यानी कि ये प्रांकुर भाग से निकला हुआ सबसे पहली संरचना है। इसके बाद ही आगे चल के शाखा बनेगा, पत्ती बनेगी, पुष्प बनेगी, जो भी बनना होगा बनेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहला क्या बनता है? शाश्वत तना। तो ये मूसला जड़ वाले में भी बना होगा। और अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? रेशेदार या झकड़ा जड़, इसमें भी क्या बना है? शाश्वत तना बना है। और क्या बना है? ये हमारा प्राथमिक मूल बना है। अब ये कुछ समय के बाद, यहां पे लिख रखा ना आपके एनसीईआरटी में साफ साफ कि प्राथमिक मूल जो होता है ये अल्प आयु होता है, कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये लो, प्राथमिक मूल क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक। अब प्राथमिक मूल गायब हो गया, अब क्या बचा? शाश्वत तना या फिर तने का क्या बचा है बच्चा? आधार बचा है। अब इस आधार के हिस्से से रेशेदार मूल का निर्माण होता है। ये लो, ना तो इसमें कहीं प्राथमिक मूल दिखाई देगा, ना द्वितीयक मूल, ना तृतीयक मूल, ना चतुर्थ मूल, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर केवल और केवल कैसे दिखाई देंगे? रेशे युक्त मूल दिखाई देंगे। इसलिए ऐसे मूल को क्या कहा जाता है? रेशेदार मूल कहा जाता है, तंतुमय मूल कहा जाता है, या फिर झकड़ा मूल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल कौन था? गेहूं था, ठीक है। और कैसा होता है गेहूं? एक बीज पत्री होता है। डन। अब इसके आगे पढ़ना है हमें ना, भूलना मत। देखो इतना रिवीजन करा के चल रहे ना, ये डेली में रहता है हमारा। ऐसा तो है नहीं कि डेली छोड़ देते हैं, डेली करा देते हैं पिछला क्लास का रिवीजन, लेकिन ओकरा बादो सब गायब कर दोगे, पता ना कैसे बोरा जाते हो सब। अब मारते हैं नहीं ना, अगर मारते तब समझ में आता। मारने वाला कार्यक्रम बहुत दिन पहले ही बंद कर दिया। चलिए बस देखिए, अब क्या देखने वाले बच्चा हम लोग? अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ या मूल, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? एडवेंटेटियस रूट, ठीक है। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ, हेडिंग वहां कहीं भाग नहीं जाएगा, रुक जाओ। अब अपस्थानिक जड़ में हमने आपको एक बिंदु पहले से बता रखा है कि बच्चा ये चाहे एक बीजपत्री हो या फिर द्विबीजपत्री हो, ये क्या होता है? दोनों में मिलता है। कौन? अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक जड़, ठीक है। अब सवाल है ये अपस्थानिक जड़ है कौन? कैसा होता है ये अपस्थानिक जड़? कैसे कहेंगे कि ये अपस्थानिक जड़ है? तो याद रखना इसका जवाब कि वे मूल जो या जिनका निर्माण मूलांकुर से नहीं हुआ। बात पहले पढ़ी, वे मूल जिनका निर्माण मूलांकुर से नहीं। अब बाबू मूल का निर्माण करने का अगर बात करें तो करता कौन है मूल का निर्माण? मूलांकुर। प्ररोह का निर्माण कौन करता है? प्रांकुर। यहाँ तो साफ साफ लिख दिया कि ऐसा मूल होगा जो मूलांकुर से नहीं बनेगा। तो सवाल है कि कहां से बनेगा? तो मूलांकुर को छोड़कर, ठीक है, मूलांकुर को छोड़ दिया जाए। मूलांकुर को छोड़कर किसी अन्य भाग से निर्मित होता है। बात पहले पढ़ी।
कि मूलांकुर को छोड़ करके किसी अन्य भाग से ही ये निर्माण कर लेगा अपने आप का, ऐसे जड़ को, ऐसे मूल को क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। अब तनिक जल्दी सोचो, अब बताओ कि मूलांकुर से नहीं निकल रहा है जड़, शरीर के किसी अन्य भाग से निकल रहा है क्या? ऐसा जड़ कहीं पे देखे हो? ऐसा जड़ कहीं पे देखे हैं जो कि उसके मूलांकुर से नहीं निकल रहा है, उसके शरीर के किसी अन्य भाग से निकल रहा है? जैसे देखो, एक एग्जाम्पल देते हैं आप। हाँ बिल्कुल, है जैसे बाल कहाँ होते हैं हमारे सिर पर, क्या इसके अलावे भी किसी शरीर के भाग पर होते हैं क्या? है, त्वचा वगैरह पे भी है, ठीक है। तो वैसे ही मूलांकुर का कार्य क्या होता है? मूल का निर्माण करना। लेकिन यह अपस्थानिक मूल ऐसा मूल है जो मूलांकुर भाग से नहीं, किसी शरीर के अन्य भाग से निर्मित होगा। कितने लोगों ने बरगद का पेड़ देखा है ना? तो क्या बरगद के पेड़ में जड़ें निकलती हैं क्या ऊपर से? वो क्या कहलाएंगी? अपस्थानिक जड़ें कहलाएंगी, ठीक है। ये कुछ बिंदु में लिखना है तो फटाक से लिख लीजिए नोट पॉइंट में कि ये कहीं ना कहीं एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों में होता है, ये बात आपको पहले से पता है। दूसरा, इसका ये मुख्य बिंदु है कि ये मूलांकुर से नहीं बनता। हो गया? अरे एक बिंदु तो लिखना था कि मूलांकुर से नहीं, शरीर के किसी अन्य भाग से निर्मित होता है। बेटा इसको बरगद के पेड़ में नहीं देखे हो जी, टहनी से उसके लटकता हुआ जड़? चलिए देखिए, अब ये मृदा के नीचे जो जड़ मिल रहा है, ये तो किसी ना किसी, कहीं ना कहीं किससे बना होगा बच्चा? मूलांकुर से बना होगा, ठीक है। और जब हम ध्यान देते हैं तो इसके तने पर से भी क्या निकलते हैं? इसकी जड़ें निकलती है, ठीक है। अब ये जो जड़ निकला है, जो आपका मूल निकला है, ये मूलांकुर से निकला है कि शरीर के किसी अन्य भाग से निकला है? शरीर के किसी अन्य भाग से। ऐसे मूल को क्या कहेंगे बच्चा? हम लोग अपस्थानिक मूल कहेंगे, ठीक है। हाँ क्या? ये तो सामान्य मूल हो गया आपका। अब ये डिपेंड करता है कि ये एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। एक बीजपत्री होगा तो कैसा मिलेगा? इसके अंदर रेशेदार मूल मिलेगा। और द्विबीजपत्री होगा तो कैसा होगा? मूसला मूल मिलेगा। ये तो आप तो खुद डिसाइड कर लो। किसका निर्माण नीचे वाले का किससे होगा? मूलांकुर से होगा। किसका? अरे ये तो मूलांकुर से ही बनेगा ना। ये क्या? अरे बाबा, मैं इस लाल वाले की बात कर रहा हूं ना। क्या? देखो देखो देखो, एक मिनट सुनो ध्यान से, कहां से कंफ्यूजन लेकर के आ रहे हो? जमीन से नीचे जो बना है ये सामान्य मूल है, ठीक है। ये किससे बना होगा? मूलांकुर से। ये पेड़ इतना बड़ा दिख गया है, हवा में से आ गया होगा पेड़ कि किसी बीज से ही आया होगा? अब बीज से आया होगा तो बीज में दो चीज होगा ना, एगो मूलांकुर होगा, एगो प्रांकुर होगा। तो मूलांकुर नीचे मूल का निर्माण करेगा, प्रांकुर ऊपर प्ररो का निर्माण करेगा। पेड़ बहुत ज्यादा विशाल हो गया, ठीक है। अब विशाल होने के बाद इसके तने से जड़ बनने लगे। तो ये जो तना से जड़ बन रहा है, इसके जो शाखा से जड़ बन रहा है, इस जड़ को ना कहा है हमने अपस्थानिक जड़। तो कहां चले जा रहे हो इधर उधर? अब समझ में आई बात? मैं केवल इस लाल वाले जड़ की बात कर रहा हूं कि ये निकला है कहां से? इसके शरीर के भाग से निकला है, ना कि इसके मूल वाले भाग से निकला है, ठीक है। ये मूल किससे बना होगा? मूलांकुर से। इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम, इसकी तो एक भी बात नहीं कर रहे। ये बात किसकी हम कर रहे हैं कि ऐसा जड़ जो इसके शरीर के किसी भाग से निकले, इस मूल वाले भाग को छोड़ करके, यानी कि मूलांकुर को छोड़ करके किसी अन्य भाग से, लिखा ना दूसरे लाइन में कि मूलांकुर को छोड़ करके, तो मूलांकुर को छोड़ देंगे यानी कि इस नीचे वाले हिस्से को छोड़ देंगे। इसको छोड़ के बात कर रहे हैं हम। इस मूलांकुर हिस्से को छोड़ करके ऊपर शरीर के किसी अन्य भाग से यदि जड़ निकलता हुआ दिखाई दे तो ऐसा जड़ क्या कहलाएगा? आपका अपस्थानिक जड़। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? आपका अपस्थानिक जड़ है। दूसरा, गन्ना का कभी खेती देखे हो? देखिए, गन्ने में क्या होते हैं बच्चे? गांठ होते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मली हम इसको गांठ भी कहते हैं, ठीक है। कैसा होता है, इसी ना होता है जी, ऐसे होता है। आज बड़ी हिंदी जानते हो तुम, ठीक है। अब इसको कहते हैं हम लोग दूसरे वर्ड में पर्व संधि, ठीक है। और इंग्लिश वर्ड में इसको कहते हैं बच्चा नोड, याद रख लेना। गांठ भी कहते हैं, पर्व संधि भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको नोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो काला काला सा भाग है ये कौन है, हमारा पर्व संधि है। क्या इसमें पर्व संधियां आपको बहुत सारी दिख रही हैं क्या, ठीक है। अब यहां पर ये एक पर्व संधि है, ये एक पर्व संधि है, ये भी एक पर्व संधि है। तो क्या पर्व संधि के बीच में ये कुछ खाली स्थान दिख रहा है क्या? अब गन्ने में आप कौन सा भाग खाते हो, पर्व संधि भाग खाते हो कि ये लाल वाला जो हम बना रहे हैं इसको खाते हैं? हम लाल वाला भाग फेंक देते हैं, अच्छा नहीं लगता हमको खाने। अच्छा देखो, अब जिस भाग को हम खाते हैं ना उस भाग को कहते हैं हम लोग पर्व, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनोड। तो कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, पर्व का भाग खाते हैं, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है पोरियां, ठीक है। या तो पोरियां कह लो या फिर पर्व कह लो, यही भाग हम क्या करते हैं, खाते हैं। बाकी देखो यहाँ पे क्या आया है, पर्व संधि, संधि माने जोड़ना, ठीक है। इसको क्या बोला, इस लाल वाले भाग को पर्व, यानी कि जहां पे पर्व जाकर के जुड़ रहा है उस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, पर्व संधि कहते हैं, ठीक है। अब ये बात याद रखना साइड से, इसको बाद में आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम क्या देख रहे हैं बच्चा, अपस्थानिक जड़। क्या आपने ईख के पेड़ में, सॉरी ईख के खेत में कभी गए हैं, ठीक है। अगर ईख के खेत में जाके देखोगे ना तो इसका जो ये निचला वाला पर्व है ना, इस निचले वाले पर्व से निकलता है जड़। अगर खेत में नहीं गए हो कोई बात नहीं है, आपके घर पे कभी ईख आया होगा ना तो देखना नीचे वाला, निचला वाला जो सबसे गांठ होगा, ऊपर वाले में नहीं, तो सबसे नीचे होगा ना उसमें से ऐसे जड़ निकला होगा। अरे बच्चा थोड़ा थोड़ा ही सही है तो है, ठीक है। अब बताओ कि जड़ कहां से निकला है, इसके मूल वाले भाग से निकला है क्या? नहीं ना, इसके शरीर के किसी अन्य भाग से निकला है ना, तो ये जड़ भी क्या कहलाएगा, अपस्थानिक जड़। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या बात देखने को मिल रही है, यहाँ पर ये जड़ क्यों निकल रहा था? जानते हो ये जड़ क्या करता है? मान लो ये मिट्टी का सतह हो गया, ठीक है। ये जड़ आएगा और आकर के मिट्टी में धंस जाएगा, हाँ धंस जाएगा। अब ढेर पुराना देखोगे तब होगा, बाकी मान लो अभी उतना ज्यादा पुराना पेड़ नहीं है तो उसकी, ठीक है, तो उसकी अभी मतलब कि उसकी जो अपस्थानिक जड़ें हैं अभी वो लटक रही हैं, ठीक है, वो मिट्टी में अभी गई नहीं है, ठीक। लेकिन फाइनली जब बहुत पुराना पेड़ देखोगे तो उसकी जो अपस्थानिक जड़ें जो उसकी तने से, उसके शाखा से निकल रही हैं, वो आकर के मिट्टी में धंस जाती है, ठीक है। अब सोचो कि इतना बड़ा मकान था ये, ठीक है, ये एगो पिलर पे अभी तक टिका हुआ था, अब का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 गो पिलर हो गया। क्या करेगा इसको, प्रोटेक्ट करेगा, सहारा देगा ना। तो याद रखना बच्चा कि अपस्थानिक जड़ का सबसे पहला काम क्या होता है, सहारा देना। बात समझे? यहां भी क्या करता है, इसको सहारा देता है। मान लो कि यहां से इसकी जड़ें, मुख्य जड़ें तो इसको पकड़ के रख भी की है ना, आजू बाजू वाला जड़ भी क्या करेगा, मिट्टी को पकड़ लेगा, तो क्या इसको सहारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो ये दोनों की दोनों क्या थी बच्चा, आपकी अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ में आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि अपस्थानिक जड़ वे मूल जो मूलांकुर क्षेत्र में नहीं, मूलांकुर भाग से नहीं निकलते हैं। कौन से भाग से निकलते हैं, शरीर के किसी अन्य भाग से निकलते हैं, या अन्य भाग की जगह पैसा भी लिख सकते हो आप कि किसी पादप के प्रांकुर से, अरे सॉरी, किसी पादप के प्ररोच, ठीक है, किसी पादप के पर्रों के हिस्से से क्या निकलता है, मूल निकलता है। ऐसे मूल को क्या कहते हैं हम लोग, अपस्थानिक मूल। अब ये अपस्थानिक मूल क्या कर सकता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मुख्यतः ये क्या करता है, सहारा देने का काम करता है। सहारा देने के अलावा भी कोई काम होता है क्या इसका? क्या सहारा देने के अलावा भी कोई इसका काम होता है? पहले इसको खत्म कर लो, बनाना चाहोगे तो बना लीजिए। खैर पिक्चर ना ही बनाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको एक नाम दे देते हैं इसका हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग
अवस्तंभ मूल, और इसको कहते हैं स्तंभ मूल। ठीक है, प्रॉप रूट, और उसका भूल गए, देख के बताते हैं। ये बच्चा हमने कहाँ पे स्टिल्ट लिखा, जरा देखो तो एक बार। काटना उसको, वहां पे क्या लिखा जरा देखो तो बढ़िया से। केवल स्टिल्ट स्टेम बता दिया ना, वो गलत है बच्चा, स्टिल्ट रूट वहां नहीं होगा, उसको काट दीजिएगा, सॉरी। ये है आपका स्टिल्ट रूट है, स्टिल्ट देख के बताते हैं उसको, इसको सही करिएगा, वहां पे स्टिल्ट काट दीजिएगा। ये है स्टिल्ट रूट। अवस्तंभ मूल एक प्रकार का अपस्थानिक मूल है। कहां निकलता है ये? हाँ, अपस्थानिक मूल का प्रकार है। अपस्थानिक मूल कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि ये कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? अवस्तंभ और स्तंभ। स्तंभ कौन? जो मुख्यतः इसके शाखा से निकलते हैं और मृदा तक आ जाते हैं, ये लंबे होते हैं काफी, स्तंभ की तरह, पिलर की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? स्तंभ मूल। और वो स्तंभ के लिए तरह नहीं होता है, इसलिए उसको कहते हैं अवस्तंभ मूल। देखो, अपस्थानिक जड़ तुरंत नहीं बन जाता है। अपस्थानिक जड़ कब बनता है ना, सुनो, अपस्थानिक जड़ का काम क्या बताया? सहारा देना। ठीक है, तो जब ये पादप, ये पौधा काफी लंबा हो जाएगा ना, अब इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। नहीं, अगर एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा तो ये पौधा कैसा होता है? लंबा होता है, तो उनको हवा मारेगा तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ठीक है, उसके सपोर्ट के लिए ये क्या बनाता है? अवस्तंभ मूल। ये पेड़ काफी, बरगद देखते हो, जितना समय बीतेगा, 100 साल, 200 साल, 400 साल, ये काफी ज्यादा विशाल होने लगता है। अब इतना विशाल है ना कि अब ये जब मन करेगा गिर जाएगा। तो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए क्या करता है? ये स्तंभ मूल का निर्माण करता है। और स्तंभ मूल कहाँ चली आती है? मृदा में चली आती है, तो सहारे के लिए। ठीक है, खत्म हुआ। तो ये तीनों प्रकार थे। तीनों प्रकार में याद मतलब अपस्थानिक का याद रख लीजिएगा। क्या? बरगद का पेड़, गन्ने का पेड़, गन्ने का पेड़ नहीं होता है, गन्ने का तना होता है। ठीक है, तो गन्ना, और उसके बाद मक्का। ठीक है, तो ये अपस्थानिक की जड़ हो गई। अब इसके बाद हमने जड़ तो देख लिया। जड़ में, अपस्थानिक जड़ में क्या देखा कि अपस्थानिक जड़ का मुख्य काम क्या होता है? सहारा देना। ठीक है, अब मूल का देखते हैं बच्चा हम लोग, रूपांतरण। रूपांतरण मतलब अपने आप में लाएगा क्या? परिवर्तन। मूल में आएगा परिवर्तन। मूल का रूपांतरण, इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ठीक है, यानी कि रूट जो है आपका, जड़ जो है, मूल जो है, ये क्या करेगा? अपने अंदर लाएगा बदलाव। एक गाजर खाए हो? शलजम खाए हो? नहीं खाए हो? क्या हो गया? बाहर चले जाओ बाबू, ज्यादा दिक्कत हुई तो बाहर चले जाइए, पानी पी लीजिए एक बार, और तनिक आयरन युक्त खाना खाइए। ठीक है, आयरन युक्त खाना खाइएगा तो क्या होगा? आपके बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं, बाद में बताते हैं चक्कर क्यों आता है। ज्यादा दिक्कत होगी तो थोड़ा सा लेट जाइएगा, पानी पी लीजिए, लेट जाइए, थोड़ा सा मुख पे पानी मार लीजिए, मुंह पे पानी मार के थोड़ा मुंह पोंछ लीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा सांस लेना चाहिए, अच्छे से सांस लीजिए, बराबर ठीक रहेगा। देखें यहाँ पे मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो आपने इसको फैनवा को चला लेना चाहिए ना, फैन चला दो बाबू, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। पीछे का फालतू का फैन चला के रखे हो, लेकिन ये वाला जो मेन फैन है इसको नहीं चला के रखे हो। मुझे कौन सी, मैं तो इंसान ही नहीं हूं ना, हम तो इंसान ही नहीं है, हमें तो गर्मी नहीं लगती होगी। देखो, अब आपने जो गाजर खाया ना, ये गाजर क्या कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ बाबा, वहां भी होता है। अरे बस बस बस,
याद करो जरा, देखो तो कई मूसला मूल के जैसा लग रहेगा, ठीक है। अब मूसला मूल का ये कौन है, प्राथमिक मूल है का? तो बच्चा जो आप गाजर खाते हो ना, वो गाजर का है, जड़ है, मूल है। बात समझे? तो यहां पर एक दूसरा काम मालूम चला कि नहीं मालूम चला? देखो तो तनी कि मूल का काम केवल सहारा देना ही नहीं होता। अभी अभी आपने क्या देखा कि मूल आपके 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? मूसला मूल थे, फिर रेशेदार मूल था और अपस्थानिक मूल था। इन तीनों मूल का एक ही काम होता है, क्या करना भाई? तो पौधे को सहारा देना, पानी को खींच करके अपने पास लाना। और खास करके अपस्थानिक जड़ तो सहारा देने के लिए ही होता है ना। लेकिन क्या मूल का कार्य केवल सहारा देना ही होता है क्या? इसके अलावा भी कोई काम है? तो उसी बात को समझने के लिए हमने क्या देखा है कि मूल क्या करती है, अपना रूपांतरण करती है, अपने आप को बदलती है। अब बदल रही है मतलब कि अपने अंदर क्या लेकर आएगी? कुछ ऐसी क्षमता जो दूसरे कार्य को करेगी। अब जैसे यहां पे प्राथमिक मूल ने क्या क्षमता ला दिया अपने अंदर? पहले तो इसने क्या किया, अपने अंदर लाया परिवर्तन, रूपांतरण कर दिया, और रूपांतरण करके एक क्षमता बना ली अपने अंदर। अब वो क्षमता क्या है? भोजन संचित करना। इस मूल ने क्या किया? देखो तो ये प्राथमिक मूल ने अपने अंदर भोजन संचित किया कि नहीं किया? इसी को ना उखाड़ के खा जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मूल का काम केवल पौधे को सहारा देना ही नहीं होता है, इसके अलावा भी काम होता है। जैसे क्या करना? भोजन को संचित करना। जिसका एग्जाम्पल कौन है आपका? गाजर। और ये गाजर जो है एक प्रकार का क्या है बच्चा? याद रखना, मूसला मूल है, ठीक है। पहला बात हुआ, ठीक। इसके अलावा बीज, हाँ बिल्कुल होगा। अब इसमें देखोगे तो आप ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके बीज बनते हैं यहाँ ऊपर, ठीक है। यहाँ ये बीज नहीं होता, ये तो क्या है? जड़ है। हम लोग बीज का कभी इसका यूज किए ही नहीं है, क्योंकि बीज को खाते ही नहीं है। गाजर का कौन सा भाग को खाते हैं हम लोग? जड़ को खाते हैं, है ना। तो कभी बीज पे हमारा ध्यान गया ही नहीं। जबकि क्लियर है कि मूसला मूल है, तो मूसला मूल है तो कैसा बीज होगा इसका? द्विबीज पत्री होगा। लेकिन आज तक कभी आपने गाजर के बीज पे कभी गौर किया? नहीं, कारण कि हम लोग उसके बीज को खाते ही नहीं है। हम बीज उसी का गौर करते हैं जिसके बीज को खाते हैं। जैसे आपका चावल का बीज यानी कि धान हो गया, फिर गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चना हो गया, इन सब पे ध्यान जाता है हमारा, क्योंकि हम क्या सेवन करते हैं? इसके बीज का ही सेवन करते हैं। आलू का बीज देखे हो? काहे? आलू का बीज नहीं देखी हो? बच्चा एकदम कंफ्यूज, एकदम कंफ्यूज। आलू को ही डाला जाता है। आलू है का? कुर्सियां उठा के फेंक देंगे कपड़ा पे तुम्हारा। तना है, आलू का है, तना है। आलू जो आप खाते हो ना, वो तना है, रूपांतरित तना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था? ये रूपांतरित मूल था, वैसे ही आलू का है, रूपांतरित तना है। यानी कि अपने आप में बदल लेगा वो। अब बदल के क्या संचित कर लेगा अपने अंदर? भोजन संचित कर लेगा। खत्म करो जल्दी से इसको। ये क्या है? मूल का रूपांतरण का सबसे पहला रूपांतरण। यहाँ पे गाजर के अलावा आपका मूली हो सकता है, सलजम हो सकता है। जल्दी हो गया? चलो, अब कभी लोग आप लोगों ने सबने शकरकंद तो खाया ही होगा, जिसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, स्वीट पोटैटो, ठीक है। लेकिन होता कैसे ये पता है? गौ समझते हो? गौ समझते हैं? हाँ, तो जो लोग खेती से जुड़े हैं या जिनके घर में होता है तो समझ रहे हैं लोग, ठीक है। गौ, गाय वाला गौ नहीं ना समझे हो? सरकन वाला गौ, हाँ वही रोपाता है कि बोआता है? रोपना बोना दोनों में अंतर होता है। क्या है उसके लिए तो बबू आपको खेती करना पड़ेगा, लेकिन आइए समझाते हैं आपको। यहाँ बता रहे देखिए, शकरकंद को जब लगाया जाता है ना, तो शकरकंद की टहनियां लगाई जाती है। जैसे आलू के लिए क्या किया जाता है? मिट्टी में खड्डे बनाए जाते हैं। मिट्टी लो, ये मिट्टी में हमने क्या कर लिया? गड्ढा कर दिया, गड्ढा करके इधर मिट्टी निकाल दिया, इधर भी मिट्टी निकाल दिया, बीच में क्या कर दिया? खड्डा या गड्ढा कर दिया, जो भी, ठीक है। अरे चिपोरन हो, एकदम चिपोरन हो, हमेशा बस खाली रात बिरात में भूत पिचा समझ के कोई पीट दिया ना,
सुनो, तो अब क्या करते हैं ना कि शकरकंद का, यानी कि जो शकरकंद होता है इसका तना होता है, ठीक है। अब वो तने को ला करके इसमें लगा दिया जाता है। अब तने पर लगी होती है ऐसे पत्तियां, ठीक है। इन पत्तियों को बाहर की तरफ कर दिया जाता है, ठीक है। इन पत्तियों को सभी को ऊपर की तरफ कर दिया जाएगा। इसके तने पर क्या डाल दिया जाएगा? मिट्टी डाल दिया जाएगा। बात समझे? यानी कि इन पत्तियों को रखा गया जानबूझ के बाहर ताकि ये क्या कर पाएंगे? प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। इसके तने को पूरा ऐसे सुला दिया मिट्टी में, ठीक है। और सुलाने के बाद ये कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसे लंबा हो गया। इसमें क्या मिल रहे हैं? ऐसे पत्तियां मिल रही है, ठीक है। ये पूरा का पूरा तना किसका है? शकरकंद का है, ठीक है। जिसको हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं गौ। इसी से आगे चल के शकरकंद बनने वाला है, ठीक है। इसको काट काट के साइज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? उठाएंगे, इसको पकड़ के ला करके मिट्टी में सुला देंगे। केवल पत्तियों को ऊपर रख के मिट्टी पूरे इसके तने पर डाल देंगे। ये सारी की सारी पत्तियां हो गई बाहर, क्या करने के लिए बाहर हो गई? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए बाहर हो गई। अब इनके तने से निकलने शुरू होते हैं क्या? जड़। अब बताओ बुआ कि तना से अगर जड़ निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? अपस्थानिक जड़ कहलाएगा कि नहीं जड़ कहलाएगा? बोलो, अपस्थानिक जड़ कहलाएगा ना। यही अपस्थानिक जड़ धीरे 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 फूलने लगता है। फूलते 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 क्या बना देगा? एगो शकरकंद। अब बताओ तो शकरकंद क्या होगा? अपस्थानिक जड़ होगा कि नहीं होगा? अपस्थानिक जड़ है, लेकिन अपस्थानिक जड़ का क्या है? रूपांतरण है। समझ में आया? यानी कि अपस्थानिक जड़ ने अपना रूप बदल लिया है, और रूप बदल के अपने अंदर कैसी क्षमता ला दी है? भोजन संचित करने की क्षमता ला दी है। यानी कि इसने भोजन का संचय किया है। बात समझे? हो गया? चलो और देखो, इसको मिटाए, पूरा खेत बनवा दिया तो लोग गुड़ पे। बाकी बरगद वाला भी समझेबे किए हैं, ठीक है। तो बरगद का भी क्या है? कहीं ना कहीं वो क्या है आपका? एक प्रकार से अपस्थानिक जड़ क्या करता है? वो सहारा देता है। गन्ने में भी देखा, मक्के में भी देखा। अब सुनो, कितने लोग मैनग्रोव समझते हो? मैनग्रोव, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग दलदली क्षेत्र, मैनग्रोव एरिया, दलदली क्षेत्र। हाँ, वो भी होता है, मैनग्रोव वन भी होता है। एक ऐसा जंगल जो केवल दलदली क्षेत्रों से बना है, उसको क्या कहेंगे? मैनग्रोव वन भी कह देते हैं, ठीक है। चलो, अब दलदली क्षेत्र की बात कर ली। अब दलदली क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कि जहां पर पानी कम है, मिट्टी थोड़ा सा ज्यादा है, ये तो दलदल सा बन जाएगा क्या? हाँ, फंस जाएगा आदमी, आराम से फंस जाएगा, ठीक है। काफी गहरा होता है ये। अब क्या होगा? ये देखो दलदली क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे पानी है, मिट्टी भी है, ठीक है। मिट्टी की मात्रा कुछ ज्यादा होगी, पानी की मात्रा कुछ कम होगी, तो क्या होगा? दलदल सा बन जाएगा वहां पे, ठीक है। पानी ज्यादा रहेगा तो तालाब के जैसा होगा, लेकिन उसमें अगर मिट्टी मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा आपका? दलदल सा बन जाएगा। अब ये हिलता डुलता रहेगा। आप इस पे जाओगे, कूदोगे तो ये हिलेगा। अगर वहीं पे खड़े हो जाओगे तो आप अंदर की तरफ धंसते हुए चले जाओगे। अब ये सब मैटर ही नहीं है, कूदना नहीं है जाकर के, ठीक है। तो ये दलदली क्षेत्र है आपका। सुनो, अब दलदली क्षेत्र में क्या हो जाता है बच्चा? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कितने लोग को पता है कि खेत में कहीं ना कहीं अगर आप कुछ भी बो देते हैं, रोप देते हैं, उसको कोड़ना पड़ता है, या फिर बोने से पहले कोड़ना पड़ता है? ऐसा क्यों करते हैं हम? खेत की जुताई की जाती है, ऐसा क्यों? कारण क्या है? हाँ, मिट्टी को उल्टा पुल्टा करते हैं। फायदा क्या होगा? केचुआ ऊपर नीचे होगा। अच्छा, और मिट्टी को हम क्या करते हैं? अगर छोटा मोटा खेती है तो खुरपी कुदारी से भी कोड़ते हैं, ठीक है। बड़ा खेती है तो ट्रैक्टर का यूज लेते हैं। हमें करना क्या होता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि मिट्टी क्या हो जाती है? छिद्रित हो जाती है, ठीक है। अभी मान लो कि बाहर जाओगे, मिट्टी एकदम छिद्रित है कि बैठी हुई है? क्या बाहर का ऑक्सीजन उस मिट्टी में जा रहा होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर उस रोड की, उस मिट्टी की जुताई कर दी जाए तो मिट्टी एकदम क्या हो जाएगा? अंदर से खोखला खोखला सा हो जाएगा। अब वायु उसके अंदर चली जाएगी क्या? ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन उस मिट्टी में चला जाएगा, और उस मिट्टी में जो भी जीव है, जो भी पादप है, उनको ऑक्सीजन चाहिए तो क्या मिलेगा? भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पादप हैं, ठीक है।
अब पादप में क्या मिल रही है, जड़ें मिल रही हैं इसकी, ठीक है। दलदली क्षेत्र में, अब बताओ कि दलदली क्षेत्र में है, बाहर ऑक्सीजन है, क्या इसके अंदर ऑक्सीजन होगा क्या, नहीं होगा, या होगा भी तो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊपर तो मिट्टी है ना, दलदली क्षेत्र है, नीचे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ठीक। तो इस पौधे को क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा है। अब कहोगे सर ऑक्सीजन जड़ में चाहिए होता है क्या, बिल्कुल बच्चा, ऑक्सीजन जड़ में भी चाहिए होता है। आप फुलवारी लगाओगे ना, घर पे फुलवारी लगाते हो तो पापा लोग अगर लगाए हैं ना तो देखिएगा खुरपी रखते हैं, कुछ कुछ दिन के बाद ना आपके गमला में हल्का सा कोड़ते रहते हैं उसको, क्यों, क्योंकि उसके जड़ में भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऊपर तो ऑक्सीजन चाहिए, वो ले रहा है अपना पत्ती से, सब कुछ कर रहा है, ठीक है, लेकिन जड़ को भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन दलदल क्षेत्र होने की वजह से अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। ये जड़ क्या करेगा, देखो ये लो, बाहर चला आया क्या, ठीक है, क्या कर रहा है ये जड़, अपने आप में रूपांतरण किया और मृदा से ऊपर आ गया, क्या करने के लिए, श्वसन करने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन को लेने के लिए। ऐसे मूल को कहा जाता है बच्चा श्वसन मूल, बात समझे। यानी कि मूल जो है अपना रूपांतरण कई तरीके से करता है। अभी अभी हमने देखा कि वो सहारा देने के लिए भी रूपांतरण करता है, भोजन को संचित करने के लिए भी रूपांतरण करता है, और श्वसन करने के लिए भी रूपांतरण करता है। अगर सहारा देने के लिए रूपांतरण कर रहा है तो उसका नाम क्या होता है, या तो अवस्तंभ मूल होता है या तो स्तंभ मूल होता है, वो सहारा देता है। उसके बाद यदि भोजन को संचित कर रहा है तो गाजर है तो गाजर के रूप में हम उसको खाते हैं, मूली के रूप में खाते हैं, सलजम के रूप में खाते हैं, शकरकंद के रूप में खाते हैं। तो गाजर है, मूली है, सलजम है, ये क्या होगा, मूसला जड़ का रूपांतरण है, ठीक है। सलजम क्या है, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है, और ये क्या है, एक इसके वास्तविक जो सामान्य जड़ होता है इसका रूपांतरण है। ये बाहर निकल जा रहा है क्या करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। इसका परफेक्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपके बुक में, राइजोफोरा, चेक करो, है एकदम याद रखना बउआ, राइजोफोरा को ना भूलना। हाँ, दलदली क्षेत्र में मिलता है बच्चा। ये राइजोफोरा क्या है, एक पादप है तो दलदली क्षेत्र में मिलता है, और इसका जड़ जो होता है मृदा से ऊपर आ जाता है केवल श्वसन करने के लिए। ऐसे मूल को क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन मूल। तो श्वसन मूल किसमें पाया जाता है, राइजोफोरा में। और राइजोफोरा कहां पर मिलता है, दलदली क्षेत्र में। तो राइजोफोरा में श्वसन मूल बनने के पीछे का कारण क्या है कि दलदली क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम। तो वो ऑक्सीजन की अपनी मात्रा को पूरा करने के लिए इसकी कुछ जड़ें मृदा से ऊपर आ जाती हैं श्वसन करने के लिए, और ऐसे मूल के हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन मूल कहते हैं। डन, ये खत्म हुआ आपका आज का टॉपिक।